वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। आज हम लोग जो है फिर अपने इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और उन क्वेश्चन को हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जो है वो लाइव आ जाओ और हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दौलाराम चौधरी आओ को नहीं, हाँ आगे आगे आगे। ठीक है, तो देखो, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने स्क्रीन बोर्ड पर जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। उन क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का जो है वो सर्वोत्तम जो है स्रोत है? इनमें से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो हम लोगों को बताना है, बराबर ना। ओके, तो चलते हैं हम लोग। अपने ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए में अपने गाजर दे रखा है, ऑप्शन बी में बैंगन, ऑप्शन सी में नींबू, ऑप्शन डी में अपने चावल। इनमें से कोई एक आंसर हम लोगों को बताना है। तो जल्दी से मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा। दौलाराम चौधरी, ओके। समंदर सिंह, ए आंसर आ रहा है। जय हिंद, समंदर सिंह चौपासनी। ए परवीन शर्मा, ईश्वर बंग, दौलाराम, ओके। ईश्वर संघ, परवीन, सौरभ नेगी, @अभी, ए घनसिंह राठौड़, ए। चलो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल ए आंसर जो है वो क्या है, राइट है। आई बात समझ में ना। तो कि गाजर में जो होता है वो विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो सर्वोत्तम होती है, राइट है ना। चलो ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इससे आगे की तरफ चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी कि सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरिकल्चर। तो जल्दी से मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बराबर। ओके, तो भाई किसे बोलते हैं सब्जी के लिए काम में आने वाले सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरिकल्चर। ओके, दौलाराम चौधरी के सी आंसर आ रहा है, हॉर्टिकल्चर। वेरी गुड, @अभी, सी, बहुत अच्छा। ओके, सौरभ नेगी, घनसिंह राठौड़, परवीन शर्मा, ओके। फ्लोरिकल्चर नहीं राजा, फ्लोरिकल्चर नहीं होगा। यादव, हेमंत सिंह सोलंकी, सी आंसर, बहुत अच्छा। फ्लोरिकल्चर तो हम लोग जो है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सही है। ओके, तो हम लोग जो अपने सब्जी में काम आने वाले जो पौधे होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर, राइट है ना। ओके, चलो ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में कितने जोड़ी फेफड़े होते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जल्दी से आंसर दो भाई। क्या होगा उनके मानव शरीर में जो है वो कितने जोड़ी फेफड़े होते हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी एंड 4 जोड़ी। तो ये अपना आज का जो सेशन है इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ भाई, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी भी कहते हैं, फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। फूलों के खिलने के अध्ययन को हम लोग जो है वो फ्लोरिकल्चर कहेंगे, राइट है ना, बिल्कुल। वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है। हेमंत सिंह सोलंकी, @अभी, ईश्वर बग, दीपाराम, बहुत अच्छा। यादव, अरे यादव फौर जोड़ी कैसे दे रहा है रे? है भाई, मानव शरीर में कितने जोड़ी? एक जोड़ी बराबर क्या होता है? 2। आई बात समझ में? एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2।
और अपने फेफड़े कितने होते हैं, तो अपने फेफड़े एक होता है लेफ्ट में और एक होता है राइट में। तो हम लोग क्या बोल देंगे, एक जोड़ी, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। आई बात समझ में? अगर मैं 4 जोड़ी बोलता तो अपने टोटली फेफड़ों की संख्या कितनी हो जाती, 8। तो क्या हमारे में अंदर जो है वो शरीर में 8 फेफड़े पाए जाते हैं? भाई यादव 4 जोड़ी तो नहीं होगा राजा। ओके, पता नहीं किसका बता रहा है तू। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अभी इतने कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इनको डिस्क्रिप्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? आवेश रहित कौन सा है वो मुझे बताइए। ओके, तो पहली बात तो ये होती है कि जब भी आवेश रहित यानी कि आवेश से संबंधित क्वेश्चन आता है तो हमें यह पता होना चाहिए आवेश कितने होते हैं, 2। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आवेश रहित होता है, मतलब कि जिसके ऊपर कोई न तो धनायन होता है और न ही ऋणायन होता है। तो हमें बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। पहले जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अपने प्रोटीन और तीसरे में है न्यूट्रॉन। ये प्रोटीन नहीं है बल्कि ये क्या है, प्रोटॉन है। थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्रोटॉन, राइट है ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से जो है वो कौन सा आवेश रहित जो है वो होता है? तो जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दौलाराम सी, दीपाराम, ईश्वरबंग, हेमंत सिंह, घनसिंह राठौड़, विष्णु @अभी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। न्यूट्रॉन, विष्णु वलोदिया, वेरी गुड। न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो कोई आवेश नहीं होता है। बहुत अच्छा, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है ये अपना क्या है, परमाणु, और परमाणु के मिड में क्या होता है, अपने नाभिक होता है, राइट है ना। इसके नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, राइट है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्जेस होता है वो होता है नेगेटिव चार्जिंग, और प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो प्लस, एंड न्यूट्रॉन के ऊपर जो होता है वो कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश रहित होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी, बराबर। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें आपको सोचना पड़े। ये लो, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जल्दी से बताइए। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था? मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। विष्णु वलोदिया, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ईश्वरबंग, बहुत अच्छा, सी आंसर है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर भेजो मुझे। दौलाराम चौधरी, इसका भेज। दीपाराम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हेमंत सिंह सोलंकी, बहुत अच्छा। घनसिंह राठौड़, सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ऑटो हॉर्न, बहुत अच्छा। @अभी, दीपाराम, वेरी गुड। आप लोग इतने दिन से बोल रहे थे कि सर थोड़ा फास्ट चलो, फास्ट चलो, ये लो अब फास्ट क्लास हो गई, ठीक है, सही है ना। इसमें आपके कोई टाइम खराब नहीं हो रहा है। ओके, तो अपने परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी जो है वो किससे संबंधित है? तो रेडियो एक्टिव से संबंधित है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिवता, यानी रेडियो एक्टिवता की खोज जो है वो किसने की थी? वो अपने की थी मैडम क्यूरी एंड प्यूरे क्यूरी ने। और इसके साथ में एक और अपने कौन सा साइंटिस्ट था? तो 3rd नंबर पे एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी बेक्यूरेल। ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना, बराबर। ओके, तो अपने परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। ये चीज ध्यान में रखनी। ओके ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई जल्दी से आंसर दो। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उक्त दोनों।
यानी नाभिकीय संलयन होगा या नाभिकीय विखंडन होगा, क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम सही आ रहा है। परवीन शर्मा, वेरी गुड। ईश्वर बग, दोलाराम, दीपाराम, परवीन शर्मा, हेमंत सोलंकी, घनश्याम राठौड़, वेरी गुड। @अवी, साहिल वर्मा, ओके। दोलाराम चौधरी, भाई सॉरी क्यों मांग रहा है? अच्छा अच्छा, ये आंसर है, चलो ठीक है। हाँ भी, नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन, मैंने आपको एक बार बताया था कि जहां जहां हाइड्रोजन अवेलेबल होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं, ठीक है। जैसे कि और क्या होता है, सूर्य पर जो है हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए हम लोग सूर्य पर अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय नाभिकीय विखंडन से संबंधित अगर मैं बात कहूं तो जहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है या अनुपस्थित होता है वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तो नाभिकीय विखंडन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि अपने आता है परमाणु बम, परमाणु बम में जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन। ओके, चलो ठीक है, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा, सभी का आंसर जो है एकदम सही आंसर आ रहा है। ओके, अपने स्टूडेंट के लिए ऐसे क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल है। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है, बस आंसर दो। सारे क्वेश्चन जो है वो करवा रखे हैं, जल्दी से आंसर दो। बहुत अच्छा, डी, सी, डी, ईश्वर बग का डी आ रहा है। नरेश, डी आंसर, ओके। परवीन, दीपाराम, घनश्याम, हेमंत सिंह सोलंकी, बहुत अच्छा। विष्णु, वेरी गुड। आर्मी स्टडी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी का आंसर जो है वो डी आ रहा है, बहुत अच्छा। तो ये चीज तो हमें पता है कि सदिश राशियां कौन सी होती है, सदिश राशि कौन सी होती हैं, वी, ब, श एंड त्व, ये क्या होती है अपने पास में, सदिश राशि है। वी मतलब क्या होता है, विस्थापन, सही है। और अपने वे का मतलब क्या होता है, वेग, ये भी पता है आपको। ब का मतलब क्या होता है, बल, बहुत अच्छा। स का मतलब क्या होता है, संवेग, ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। एंड अपने पास में त्व का मतलब क्या होता है, त्वरण। ये सारी राशियां क्या होती है, ये सामान्यतः सदिश होती है। बाकी जो बचेगी अब वो क्या हो जाएगी, अदिश राशियां हो जाएगी। हालांकि सदिश राशियां और भी होती है, लेकिन हमें उन्हें याद में नहीं रखना है। अगर अपने एग्जाम में कोई सदिश राशि से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो यही आएगा इनमें से, ध्यान में रख लेना। ये क्या हो जाती है, सदिश राशि, और बाकी जो बचेगी उसमें से हम लोग दे देंगे अदिश राशि। तो निम्न में से कौन सा जो है वो सदिश मात्रा यानी सदिश राशि है, तो अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं वेग। ये रहा वेग हमारा, ये रहा, बराबर। तो हम लोग ये कह देंगे कि वेग क्या है, सदिश राशि, और बाकी जो बचता है वो क्या हो जाएगी, अदिश राशि, भले ही पता हो या नहीं पता हो, बराबर ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी, ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। बाकी हमें साइंटिस्ट तो बनना है नहीं, बराबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख की रेटिना पर जो है वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, तो जल्दी से मुझे बताइए। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी व सीधा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दो। भेजो आंसर, भेजो जल्दी से, क्या होगा। दोलाराम ने ए आंसर भेजा है, बहुत अच्छा, ओके। दीपाराम ने भी एस, नगेश रेबारी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विष्णु वालोरिया, घनसिंह राठौड़, @अवी, हेमंत सिंह सोलंकी, वेरी गुड।
तो आप सभी का आंसर जो है वो एकदम सही आंसर आया है, ए आंसर आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग देख लेते हैं हमारी आंख, ये एक चीज ध्यान में रखना कि अपनी आंख और कैमरा, ये दो चीज ऐसी होती है, आंख एंड कैमरा, ये दोनों जो है वो सामान्यतया उत्तल लेंस की बाती जो है वो काम करती है। किस लेंस की बाती? तो उत्तल लेंस की बाती क्या करती है? कार्य करती है, बराबर ना। अब प्यारे विद्यार्थियों एक चीज देखो, उत्तल लेंस में हम लोग देखते हैं कि इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक व उल्टा बनता है, राइट है ना। तो एक चीज तो यह समझ में आ गई कि आंख जो होती है वो उत्तल लेंस की बाती काम करती है, और आंख में जो लेंस जो होती है ना वो उत्तल लेंस की बाती कार्य करता है। रेटिना, आई बात समझ? तो रेटिना जो है वो किस बात कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो सीधी सी बात है, आंख हमारे उत्तल लेंस की बात व्यवहार करती है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा जो उत्तल लेंस का बन रहा था वो वही जो प्रतिबिंब है वो अपनी इस रेटिना पर बनेगा। तो अपने उत्तल लेंस में कौन सा है? वास्तविक व उल्टा। तो यहां पर देखो ये रहा हमारा वास्तविक व उल्टा, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? सही। वास्तविक तथा सीधा ऐसा कुछ होता नहीं है, आभासी तथा बिल्कुल नहीं। जब आभासी और सीधा ये जो होता है वो हमारे किस में होता है? अवतल लेंस में होता है। ये चीज ध्यान में रखना, किस में होता है? अवतल लेंस। और हमारे किस में होता है भैया? और हमारे जो है वो होता है समतल दर्पण में भी यही होता है, समतल दर्पण। और हम लोग किस में कह सकते हैं? अपसारी। और क्या होता है? तो अपसारी हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी जो है वो अपने कौन सा होता है? तो आभासी एंड सीधा होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। तो अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी एंड सीधा। और बाकी वास्तविक और उल्टा किस में बनेगा? उत्तल लेंस में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा। इन दोनों में जो है अपने वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ओके। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? अब जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो भाई। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है वो किस बल के कारण जो है आगे की तरफ चलता है? अब थोड़ा सा सोच के आंसर देना है, ज्यादा कुछ नहीं देना है। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि बलों का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, वर्गीकरण करूं तो बहुत होते हैं, और इसमें से अपना एक और बल आता है जिसका नाम है पेशीय बल, और वो बल यहां पर कार्य कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जो है आंसर भेजो। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे चलता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल? तो जल्दी से मुझे बताइए कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण जो है वो आगे बढ़ता है? तो जल्दी उसे बताइए। जल्दी से, वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है दीपाराम का, बहुत अच्छा। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा? इसमें इतना ज्यादा सोचो मत। @ अभी डी आंसर दे रहे हैं, क्या बात है? और दो जल्दी, बहुत अच्छा, जल्दी करो। ओके सर फास्ट, अरे भाई फास्ट ही तो चल रहे हैं भाई, इससे ज्यादा और फास्ट क्या चल रहे हैं पहले ये बता, ठीक है? तो जल्दी करो, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? डी आंसर। आगे चलो, आगे जल्दी चलो, क्या होगा? देखो एक क्वेश्चन सोचने लायक आया है, तो प्यारे विद्यार्थियों, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण जो है वो आगे चलेगा? तो हम लोग यह कह देंगे कि एक बात ध्यान में रख लेना कि गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा जो होता है ना, वो एक ध्यान में रख लेना, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, ये जो बल होता है ना, इसके कारण जो है वो घोड़ा क्या करता है? आगे की तरफ चलता है।
अब क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, अरे ऐसा नहीं है, आई बात समझ में ना, ये घर्षण बल यहां पर नहीं है, इधर ये देखो इसमें पेश बल कार्य करता है कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर, अब घोड़ा जब पैरों पर अपने पृथ्वी पर जो है वो पेश बल लगाएगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, वरना थोड़ी बढ़ेगा, ये चीज ध्यान में रख लेना। और पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल ये नहीं होगा, राइट है, ओके चलो ठीक है। तो राजा इसके लिए अगर अपने घर्षण बल आता ना तो अपना आंसर क्या हो जाता है, डी आंसर के पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल तब होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या लगाती है, देखो पृथ्वी जो है वो घोड़े पर क्या लगा रही है, आकर्षण अपने घर्षण बल लगा रही है, और घोड़ा जो है वो पृथ्वी पर कौन सा बल लगा रहा है, तो पेशीय बल लगा रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसमें क्या है, देखो खींचता हुआ घोड़ा गाड़ी को खींचता हुआ, वो गाड़ी को जो है वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, और जब किसी को कोई खींचता है तो उस पे अंतर्गत कौन सा बल लगता है, पेशीय बल। जरूरी नहीं है कि, मेरी बात सुनो, अगर घोड़ा मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब अपने कहीं पर जैसे कि एक सड़क पर ही है, वो जरूरी नहीं है कि मान लो एक रुई के गद्दे पर जो है वो किसी को खींच रहा है, तो सीधी सी बात है रुई के गद्दे पर खींचेगा तो उसमें पेशीय बल ही तो लगेगा ना, ये चीज जो है वो समझने लायक है, ठीक है। तो आप लोग जो है भूलवंश ये आंसर मत देना, डी आंसर मत दो, इतना ज्यादा मत सोचो, पेशीय बल होगा। क्वेश्चन को जरा सा थोड़ा सा समझो, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मोल जल का द्रव्यमान है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। ओके ओके चलो ठीक है सर, ये क्वेश्चन जो है वो अपने होमवर्क में दे दो, चलो होमवर्क में दे देता हूं बस, ये लो, ये क्वेश्चन जो है होमवर्क में करके लेके आना है, ज्यादा नहीं है, इसमें आपको जो है मोल में याद करना है, ठीक है। हाँ जी, 1-2 के स्टूडेंट के जो आंसर भी जो है बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। आगे देखो, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ होता है, रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, रिएक्टर क्या होता है। जल्दी से भेजो भाई, बहुत अच्छा, दीपाराम, ओके ओके, देवासी यादव, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके तो अपशिष्ट जल जो होता है उसके अंतर्गत उपचार में रिएक्टर का मतलब क्या होता है, रिएक्टर जो शब्द आता है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आदान, ऑप्शन बी निथार टैंक, ऑप्शन सी परिमार्जक टैंक, ऑप्शन डी जो होता है वो होता है वातन टैंक। तो इस रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जल्दी से मुझे ये बताइए, रिएक्टर। राठौड़ सी, बेजरा, हेमंत सिंह, ओके, दीपाराम ए, ईश्वरबग सी, डोलाराम सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जिन्होंने सी आंसर जो भेजा है ना वो राइट है, परिमार्जक। आई बात समझ में ना, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का मतलब क्या होता है, परिमार्जक, यानी कि शुद्धिकरण में। आई बात समझ में। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। अवायवीय शोषण, वायवीय शोषण, दहन या फिर किण्वन अभिक्रिया, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो, इसका आंसर क्या होगा। डी दीपाराम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, डी आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, डी। हाँ जी, तो क्या होगा, किण्वन होगा। पहले से मैंने लगा के रखा है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अल्कोहल उत्पादन की कौन सी अभिक्रिया है, तो वो है अपनी किण्वन अभिक्रिया होती है।
अवायवीय श्वसन जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता नहीं होती है, वायवीय श्वसन जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधों में अवायवीय श्वसन जो होता है वो कहां पर होता है आपको बताइए। पौधों में, पत्तियों में जो है अवायवीय श्वसन रात्रि के समय होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बराबर ना। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। दहन का मतलब क्या होता है? जिसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होना, राइट है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है एंड दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है या वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाती है या वसा जो है वो घुल जाती है। तो दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है। तो जल्दी से मुझे इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ओके, थोड़ा सा सोच के आंसर देना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अपने रोमेंटली में ऐसा आ गया है, लेकिन कल से आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, दौलाराम ने सही आंसर दिया है। सी, बहुत अच्छा। सी, हेमंत सोलंकी, ईश्वर बंग, गणेश सिंह राठ, वेरी गुड। वसा और पानी, बहुत अच्छा। यानी कि एक दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसके अंतर्गत वसा और पानी एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं। ओके, तो और आपको पता है दूध में क्या होती है, वसा तो होती है। दूध से हमें क्या मिलता है, घी तो मिलता है। दूध से मक्खन, मक्खन से हम लोग घी निकालते हैं, तो वसा तो होती है। तो दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसके अंतर्गत वसा और पानी एक दूसरे में क्या हो जाती है, परिक्षेपित हो जाती है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जा सकता है? जी नहीं, वसा में को पानी में कभी भी परिक्षेपित नहीं किया जा सकता। पानी को वसा में, ये भी तो गलत है ना। वसा घुल जाती है? बिल्कुल नहीं। घी को अगर आप पानी में डाल के देखो, क्या वो घुलती है क्या? जी नहीं। तो अपना दुग्ध ही एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा और पानी एक दूसरे में क्या होते हैं, परिक्षेपित होते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, बहुत अच्छा। आप लोगों का आंसर जो है बहुत अच्छा, एकदम सही आंसर आया है। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो जल्दी से आंसर दो मुझे। अभ्रक, एस्बेस्टोस, टैल्क एंड स्टीएटाइट। तो जल्दी से आंसर दो मुझे। अग्निशमन जो वस्त्र जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो हाँ भाई, दौलाराम चौधरी, बिल्कुल। बफेलो, भैंस के दूध में जो है वो वसा की मात्रा होती है, अधिक होती है, बराबर ना। लेकिन आपने अभी तक ऐसी गाय भी बहुत होती है जो अपने भैंस से भी ज्यादा जो है वसा देती है। ओके, दीपाराम का बी आंसर आ रहा है। दौलाराम चौधरी का ए, ईश्वर सिंह बी, बी बी, वेरी गुड। @ अभी बी, घनश्याम राठौड़ ए, बी आ रहा है, सॉरी। ओके, वेरी गुड। यादव का बी आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है ना। ओके, हाँ जी। तो क्या होता है, अग्निशमन वस्त्र जो है वो किसके बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ओके, और एक बात ध्यान में रखना, एक अपने अग्निशमन जो वस्त्र जो होते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक का खोल लगा रहता है। वो कौन सी प्लास्टिक होती है? वो होती है ताप दृढ़ जो है प्लास्टिक होती है, जिसका नाम होता है मेलेमाइन। ये होता है मेलेमाइन। इस मेलेमाइन का उपयोग भी हम लोग जो है अग्निशमन वस्त्र बनाने के अंतर्गत करते हैं। ये क्या है? तो ये जो है ताप दृढ़ जो है वो क्या है, प्लास्टिक है। ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ओके, ताप सुगठनीय नहीं है बल्कि ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, देखो। सीमेंट। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना लास्ट क्वेश्चन ही है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको जो है अपने होमवर्क करके अंतर्गत देता हूं। ये भी आपको होमवर्क में करके लेके आना है। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम
फेरेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेरेट, चूना पत्थर और सिलिकॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से मुझे एक ध्यान में रख लें, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जो है अपने भेजना है जैसे ही अपनी ये क्लास खत्म होती है उसके बाद। मैं सभी के जो है कमेंट पढ़ता हूं, ध्यान में रख लेना। ओके, तो कमेंट में अपन को इसका आंसर देना है। आज के जो अपना जो लेक्चर था वो यहीं पर फिनिश होता है। आपको आज की क्लास कैसे लगी अपने जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना, बराबर ना। ओके, आज हमने कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े टफ थे, तो वैसे क्वेश्चन हम लोग जो है कल से नहीं डालेंगे। अपने कुछ अच्छे अब जो है जैसे एग्जाम जो है हो सकता है अपने इस महीने में हो या फिर अगले महीने में हो, तो अब कुछ क्वेश्चनों का ऐसा सार संग्रह हम लोग लेके आएंगे जो अपने एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं, बराबर ना। ओके, तो कल फिर हम लोग जो है एक नई सीरीज के साथ में मिलेंगे, क्वेश्चनों की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।